हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मित्रों, मेरे लिए खुशी की बात है कि आईटीडीएम की तरफ से मैं आपसे कुछ ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत किसी भी अध्येता को हमेशा पड़ती रहती है। आप गौर करेंगे कि पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान या भारत की जो तस्वीर बनी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक अलग तरह की तस्वीर बनी है। और इस तस्वीर के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक है कि बार बार कोई भी देश और कोई भी राष्ट्र जो होता है अपने होने का अर्थ ढूंढता है, और इसी अर्थ की प्रक्रिया में कुछ ऐसी चीज़ें सामने रखता है जिसके आधार पर जीवन को समझा जा सकता है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस देश की बात और देश के राग के ज़रिए हम आपसे कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बातचीत करना किसी भी अध्येता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे ख्याल से मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ, खास करके गौतम के प्रति, डॉक्टर गौतम के प्रति, और भी जो मित्र राजीव पाठक हैं या कुलदीप उपाध्याय हैं, इस सारे लोग के प्रति। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर अपने देश के बारे में बात करना, अपने समाज के बारे में बात करना, या इसी तरह से अपने समय के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, जब मेरी इस विषय पर संस्था के लोगों से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा था कि जिस तरह से किसी वैज्ञानिक के लिए एक लैब होती है जहाँ पर वो जा कर के काम करता है, या इतिहासकार किसी फील्ड में जा कर के काम करता है, वैसे ही किसी भी लेखक के लिए एक उसका डोमेन एरिया होता है जहाँ से वह धीरे धीरे कुछ प्राथमिक स्रोतों को इकट्ठा करता है, फिर उनके बारे में बातचीत करना शुरू करता है। तो मुझे बार बार लगते रहा है कि कोई भी अध्येता जो जीवन में कुछ काम करना चाहता है वह भी अपने काम करने के लिए खास तरह से डोमेन एरिया को चूज कर लेता है, उसको चुन लेता है, और फिर उसके जरिए एक तरह से कुछ ऐसी सामाजिकता, कुछ ऐसे इतिहास, कुछ ऐसे स्मृतियों का निर्माण करता है जिसके आधार पर किसी भी देश और राष्ट्र को समझा जा सकता है। और इसी के जरिए मैं चाह रहा था आप लोग से कि मैं उन मुद्दों पर बात करूं जो पिछले 10 से 11 साल से हमारी टीम काम कर रही है, ख़ास तौर से ग्रामीण इतिहास के मुद्दे पर, और इसके जरिए हम लोग एक तरह से अपने राष्ट्र को समझने की भी कोशिश करते हैं। आप गौर करेंगे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर उस शहर के बनने का भी अपना एक इतिहास रहा है। आपका बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, या केरल के बहुत सारे त्रिवेंद्रम शहर है। ये सारे शहर एक शहर हैं, लेकिन उन शहर के बनने का भी एक खास ऐतिहासिक संदर्भ और परिप्रेक्ष्य भी है। और इसीलिए मुझे बार बार लगता रहा कि उस शहर को समझना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से कोई भी लेखक, इतिहासकार या समाजशास्त्री या एक राजनीतिक चिंतक भी जब अपने समाज के बारे में बात करता है, राजनीति के बारे में बात करता है, इतिहास के बारे में बात करता है, तो वह बार बार उस खास लोकेशन में जाने की कोशिश करता है जहाँ से उसे ऊर्जा मिलती है, जहाँ से उसको समझने के कुछ सूत्र मिलते हैं। और मेरे लिए भी जब मैं कुछ काम करता हूँ, इतिहास पर काम करूँ या फिर साहित्य पर काम करूँ, या फिर समाज की कुछ वैसी गतिशीलता के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करूं जो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत को, समकालीन भारत को समझने में मदद करते हैं। और इसीलिए मुझे भी बार बार लगते रहा है कि मेरे लिए जो मेरा शहर बक्सर है, उस बक्सर के बहाने कुछ मैं इतिहास की बातें, कुछ लोकल हिस्ट्री पर मैं आपके साथ कुछ अपनी बातें शेयर करने का मन बना रहा हूँ। आप देखेंगे कि बक्सर की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक अलग तरह से होती है। यह वह शहर रहा है जहाँ पर प्राचीन काल से लेकर के मध्य भारत, और फिर मध्य काल से लेकर के आधुनिक भारत, तो हर काल में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ हुई है जो इस देश के, इस राष्ट्र को भी एक अलग दिशा में लेकर के जाती है। और इसीलिए जब बक्सर या ऐसे शहर की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि शहर सिर्फ शहर नहीं होते हैं,
उस शहर के बनने के पीछे उसके आसपास के जो गांव होते हैं, उसके आसपास की जो घटनाएं होती है, या एक ख़ास समय में, एक ख़ास स्थिति में जब वहाँ कोई ऐसी बड़ी परिघटना घटती है तो वह शहर बनता है और शहर का पूरा इतिहास बनता है। और इसीलिए मेरे साथ जितने आप हमारे मित्र हैं, जब आप थोड़ा सा अपने को रिसर्च करेंगे या एक तरह से अपने को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बार बार लगेगा कि आपका भी एक ऐसा शहर है जिस शहर से आपकी पहचान बनती है। हम दिल्ली में रहते हैं, कोई बम्बई में रहता है, लेकिन हमारी पहचान उस शहर से है जहां आपका बचपन गुजरा है, जिस शहर ने आपको बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और इसीलिए जब मैं बार बार उस पूरे अपने पास्ट के इतिहास को रिकॉल करता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बक्सर शहर है, जो बिहार के पश्चिम के हिस्से में बसा हुआ है और उसके बारे में आप सब जानते हैं, उस शहर ने मुझे और मेरे जैसे अनेक लोग को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बक्सर आखिर है क्या? बक्सर का पुराना नाम व्याघ्रसर है और इस व्याघ्रसर के बारे में कहा जाता है कि वह एक तरह से पूरे के पूरे मतलब हिंदुस्तान में या भारत में एक ऐसा डोमेन एरिया रहा है जहाँ पर एक ख़ास समय में बहुत सारे प्राचीन जो अध्येता थे, जिसे हम भारतीय ज्ञान की परंपरा से जोड़ करके देखने की कोशिश करते हैं। और वह जो ज्ञान की परंपरा है बक्सर में भी दिखाई पड़ती है। बक्सर के आसपास के 5 गांव ऐसे हैं जिन गांवों में कहा जाता है कि एक ख़ास समय में एक ख़ास तरह के ज्ञान की परंपरा का उदय हुआ, और वह जो उदित ज्ञान था, उस ज्ञान ने एक तरह से पूरे के पूरे सामाजिक जीवन को या सामाजिक महत्व को अलग तरह से रजिस्टर्ड करने की कोशिश की। और इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि वह जो डोमेन एरिया था प्राचीन भारत का, जहाँ पर 5 गांवों ने एक तरह से मैं यह भी मान कर चलता हूँ कि आज बक्सर की जो पहचान है या मेरे शहर की जो पहचान है, वह उस पहचान के पीछे भी उन 5 गाँवों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और प्राचीन भारत के इतिहास की जितनी बातचीत होती है वह एक अलग तरह का प्रसंग लेकर के आता है। उन 5 गांवों में जो गांव है, एक गांव अहिरौली है, दूसरा गांव नदांव है, तीसरा भभुअर है, चौथा उन्नाव है और आखिरी में बक्सर जो व्याघ्रसर की तरह जाना जाता था। वह भी हो सकता है उस ज़माने में एक छोटा सा शहर कस्बा नुमा हो, जहाँ पर एक खास तरह की आबादी रहती हो या अध्ययन और अध्ययता करने वाले लोग वहाँ दिखाई पड़ते हों। मैं जब भी बक्सर जाता हूँ और बक्सर के आसपास के इलाके में घूमता हूँ तो मुझे देख करके एक अजीब तरह की अनुभूति होती है कि यह शहर आज भी अपने प्राचीनता में जी रहा है। और उस प्राचीनता के साथ साथ उसके अंदर जो एक मध्यकालीनता का जो बोध है और उसी के समानांतर जो आधुनिकता का बोध है, और फिर हम कहेंगे कि समकालीनता का जो बोध है, ये जो 4 तरह के बोध हैं वह एक तरह से इस शहर को, इस शहर के आसपास के क्षेत्रीय इतिहास को बनाने में, समझने में हमारी मदद करते हैं। और इसीलिए बक्सर शहर को जब मैं देखता हूँ तो वो मेरा शहर जो है मेरा इतिहास की तरह दिखाई पड़ता है, और बिना बक्सर के मेरे इतिहास का या मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। और यह चीज़ जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी समाजशास्त्री हैं, सबके लिए यह एक अलग तरह का अनुभव का दौर होता है। बक्सर में जिन लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं। नगेंद्र नाथ ओझा हैं, डॉक्टर दीपक राय हैं, कुमार नयन हैं, शशांक शेखर हैं, सुरेश कांटक हैं, लक्ष्मीकांत मुकुल हैं, बिमल कुमार हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं, यतीन्द्र चौबे हैं, ये सारे, परवेज़ आलम हैं, ये सारे के सारे लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो लगता है कि बक्सर का छोटा छोटा इतिहास हमारे सामने आकर के खड़ा हो रहा है। और यहाँ के हर आदमी के पास एक अपना इतिहास है, और वह इतिहास सिर्फ अपना इतिहास नहीं है। उस इतिहास में उस शहर का, उस शहर की जो सामाजिक जो गतिशीलता है, सामाजिकता जो है, या उस शहर की जो राजनीति है, उस शहर का जो अर्थतंत्र है, वह सब कुछ उसके अंदर समाहित है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि कहीं ना कहीं वह जितनी भी एक तरह से विधाएं हैं, उन विधाओं का उसके अंदर एक खास तरह का एक तत्वबोध होता है जिसको अनुभव करने की कोशिश करता है। और इसीलिए जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि बक्सर की जब पहचान बननी शुरू होती तो बक्सर की आज भी जो पहचान है, 2 कारणों से पहचान दिखाई पड़ती। एक तो बक्सर का जो मिथकीय इतिहास है, और दूसरा जो बक्सर का जो प्योर जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, या जिसे हम आधुनिक शब्दों में बक्सर का इतिहास कहते हैं। और इसीलिए ये दोनों जब आपस में ये आमने सामने खड़ा होते हैं, जब बक्सर का जो मिथकीय इतिहास और दूसरी तरफ बक्सर का जो एक तरह से कहा जाएगा कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है बक्सर का, तो दोनों जब आमने सामने आते हैं, दोनों जब आपस में संवाद करते हैं,
और उनके साथ जब जनता का, बक्सर क्षेत्र की जनता का गहरा संवाद होता है तो एक अलग तरह का बोध लेकर के आता है। आप गौर करेंगे कि प्राचीन भारत में जो जिसकी चर्चा हम भारतीय ज्ञान और चिंतन की परंपरा से जोड़ करके कर रहे हैं, तो उस दौर में जो पांचों गांव की चर्चा हमने आपसे की, पांचों गांव में एक तरह से 5 ऋषि रहते थे और वे ऋषि एक तरह से एक नॉलेज ट्रेडिशंस को क्रिएट कर रहे थे। और कहा जाता है कि बक्सर में बहुत सारे प्राचीन जो संहिताएं भारतीय माइथोलॉजी की दिखाई पड़ती है, उस इतिहास में बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है जिसका गहरा संबंध बक्सर के उस डोमेन एरिया से रहा है। और इसीलिए मैं अपनी आज की बातचीत को एक प्राचीन भारत, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक 3 हिस्सों में बांट करके आपके साथ देखने की कोशिश करूंगा और अपने उस शहर को याद करने की कोशिश करूंगा जो एक तरह से मेरा अपना शहर है और उस मेरे शहर से मेरा इतिहास भी बनता है। आप गौर करेंगे कि पांचों जो ऋषि हैं, विश्वामित्र का बक्सर में जगह है और गौतम ऋषि का हिरौली में है, जिसे अहिल्या अवली भी कहते हैं। तीसरे ऋषि नारद ऋषि हैं जिनका डोमेन एरिया नदांव है। और चौथे जो ऋषि हैं भभुवर में भृगु ऋषि हैं, भार्गव ऋषि हैं। और 5वें उदालक ऋषि हैं जो उन्नाव में जिनकी जगह है और वहाँ पर एक तरह से बैठ करके मतलब अपना चिंतन मनन है, ज्ञान का विकास करते हैं। ये पांचों ऋषि अलग अलग तरह के मतलब बौद्धिक जगत का निर्माण करते हैं। जिसे कहा जाता है कि शस्त्र और आर्किटेक्ट की बहुत बड़ी जानकारी मतलब विश्वामित्र को थी। और जिस तरह से युद्ध कला और एक तरह से महलों या मकानों के बनाने की जो विधियाँ वो क्रिएट करते हैं, उसका एक अलग महत्व है। इसी तरह से गौतम सूत्र के जरिए गौतम ऋषि जो एक तरह से घर बनाने की प्रक्रिया की बात करते हैं, घर में कौन सी जगह कहाँ कहाँ होना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि जो हमारे बक्सर या भोजपुर क्षेत्र के जो घर हैं, जो गांव हैं, वहाँ गांव में जो घर है, घर का दरवाज़ा पूरब की तरफ होता है और पूरब की तरफ होना बहुत अच्छा माना जाता है। और ये या वहाँ पर कहाँ किस तरह की जगह किस घर के अंदर कौन सी जगह किस रूप में होनी चाहिए या गांव की सामाजिकता कैसे बननी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं। नदांव जो नारद ऋषि का सेंटर है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नारद ऋषि ने एक तरह से नारद संहिता की रचना की। और भभुवर में जो भृगु ऋषि भार्गव ऋषि थे, कहा जाता है कि उनको कृषि का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। वहाँ धान की बहुत अच्छी खेती होती थी उस इलाके में। और इसीलिए बक्सर का जो डोमेन एरिया है, वहाँ पर एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में धान की खेती सबसे अधिक होती है उस दक्षिण भारत में। जबकि वहाँ पर एक ज़माने में पानी का बहुत अकाल होता था, लेकिन पानी आया और उसका एक माइथोलॉजिकल हिस्ट्री भी है उस इलाके की है। लेकिन उसके जरिए एक तरह से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से भार्गव ऋषि जो हैं उस पूरे इलाके में जो धान की खेती होती है, तो धान इस बक्सर क्षेत्र की या बक्सर का जो पूरा शाहाबाद का जो इलाका है, वहाँ पर एक तरह से आर्थिक गतिशीलता का बहुत बड़ा सूचक भी है। और इसी तरह से जो 5वें ऋषि हैं, उदालक ऋषि हैं, वो जिस तरह से ब्रह्म विद्या इन सब का विस्तार करते हैं। ब्रह्म विद्या का एक समान अर्थ यह भी होता है कि कहते हैं कि अपने मन का विस्तार करें, और मन का जब आप विस्तार करते हैं तो आपका समाज के साथ गहरा रिश्ता जुड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ये 5 गांव हैं, अहिरौली, नदांव, आपका भभुवर और उन्नाव और बक्सर जो आखिरी है, ये पांचों के पांचों जो गांव हैं, जो पांचों के पांचों ज्ञान के जो केंद्र हैं, यहाँ पर भारतीय ज्ञान एक खास समय में भारतीय ज्ञान की एक अलग, इसके ठीक पूरब में थोड़ा पीछे जाएंगे तो बलिया का पूरा इलाका है, नदी के उस पार का, गंगा नदी के उस पार का है। और इस बलिया के इलाके में भृगु ऋषि के बारे में कहा जाता है, भृगु ऋषि थे और उनकी भृगु संहिता कहते हैं कि एक अलग तरह का नॉलेज क्रिएट करती है। भृगु संहिता एक तरह से कहा जाता है कि ज्योतिषी शास्त्र का बहुत बड़ा माइथोलॉजिकल ग्रंथ है, जिसके आधार पर एक तरह से पूरी भविष्यवाणी की जाती है। मैं इन बातों की चर्चा करने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक मेरा है। कहा जा रहा है कि एक खास समय में सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे कह सकते हैं, 25 ईसा पूर्व 2500 के आसपास, कहते हैं कि बलिया से बनारस के बीच जो गंगा घाटी का जो पूरा इलाका है, जो गंगा नदी का तराई इलाका है, एक ज़माने में यहाँ पर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की तरह गंगा घाटी सभ्यता का भी उदय के बारे में बक्सर के एक कहिए कि एक इतिहासकार हैं, पुराने इतिहासकार, अब तो वो जीवित नहीं है, सीताराम उपाध्याय जिस तरीके से अपने लेख गंगा घाटी सभ्यता में एक तरह से प्राचीन भारत और इस गंगा घाटी सभ्यता की चर्चा करते हैं कि कैसे इस इलाके में एक खास तरह की सभ्यता का उदय हुआ और इस सभ्यता ने एक तरह से भारतीय इतिहास को
भारतीय समाज को एक अलग तरह का सूत्र प्रदान किया। लेकिन जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें समय के दबाव में समाप्त हो जाती है, और जब समय के दबाव में समाप्त हो जाती है, जो अध्येता होते हैं नए नए, उनको बार बार उस खास तरह के डोमेन एरिया में जा करके वहाँ एक तरह से चीज़ों को सर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। आप गौर करेंगे कि पूरा जो हमारा जब पूरा यह जो समाज है, जो भारतीय इतिहास का हिस्सा है, इसके बारे इस इलाके में बहुत सारे इतिहासकार हैं, भागवत शरण अग्रवाल भी हैं, या ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब जो इस इलाके में घूमते रहे हैं। थोड़ा आगे जाएंगे के दत्ता जो मध्य आधुनिक भारत के इतिहास पर काम करते हैं। लेकिन इस इलाके के खास तौर से दीपक राय हैं, या फिर ऐसे जो लक्ष्मीकांत मुकुल या सुरेश कांटक या श्यामधर तिवारी जो आजकल इन चीज़ों को लेकर के काम कर रहे हैं। ये सासाराम से लेकर के बक्सर और बक्सर से लेकर के जगदीशपुर, इस डोमेन एरिया को एक तरह से उसके जरिए काम करने के बहाने इस बक्सर क्षेत्र को, बक्सर के इतिहास को रिक्रिएट करने की कोशिश करें। और जब हमारी टीम या हम लोग जब वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, तो एक अलग तरह का अनुभव होता है। लेकिन जो आपसे मैं कह रहा था कि प्राचीन भारत का जो यह हिस्सा है, एक अलग तरह के सामाजिक और एक अलग तरह की मतलब चेतना और ज्ञान की परंपरा को लेकर के आता है। आप गौर करेंगे कि कहा जाता है कि उसको पहचानने का तरीका क्या होगा, हम कैसे उसको पहचानेंगे। आप गौर करेंगे कि पूरे भारत में, हिंदुस्तान में जितने इलाके, चाहे हरियाणा का हो या पंजाब का हो, राजस्थान का हो, या दक्षिण भारत में केरल हो या तमिलनाडु हो, हर इलाके में आज भी कहा जाता है कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो किसी भी खास इतिहास के डोमेन एरिया का जो प्राचीन जो मतलब ऐतिहासिक जो निर्वृत्तियाँ हैं उसको समझने की कोशिश करती है, उसको समझने में मदद करती है। मेरे मित्र हैं मणिन्द्र नाथ ठाकुर, जो जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, और हम 4 टीचर की एक टीम है जिसमें संतोष कुमार शुक्ल भी हैं और अखलाक अहमद साहब हैं, वो सूफी दर्शन पर काम करते हैं। संतोष शुक्ला मीमांसा पर काम करते हैं। मणिन्द्र नाथ ठाकुर की दिलचस्पी न्याय दर्शन में है। लेकिन हम लोग जो जिस बात की चर्चा बार बार करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एक तरह से इस देश को समझने का जो एक तरह से सूत्र है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर हम सिर्फ बहुत सारी चीज़ों को प्राचीन मत वाले के पास छोड़ देंगे, अगर आधुनिक विचार के लोग उन चीज़ों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, तो वे चीज़ें धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए हमारी दिलचस्पी है कि जो आधुनिक अध्येता हैं, जो एक तरह से जिनको पश्चिमी ज्ञान दर्शन का काफ़ी गहरी जानकारी है, चाहे ग्रीक फिलॉसफी हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, जहाँ पर जिस तरह के दर्शन पर जो काम करें, जापान के जो बहुत सारे स्कॉलर्स जो काम कर रहे हैं, चीन के जो बहुत सारे विद्वान जो दर्शन को लेकर के अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यह दर्शन का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को के बीच एक गहरा संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दें तो आपका जो क्षेत्र, आपका जो गांव है, आप गांव में कभी जाइए, वहाँ गांव में जा कर के वहाँ के संकेतों को, वहाँ के स्मृति चिन्हों को समझने की, पकड़ने की कोशिश करिए। आप देखेंगे गांव में जो बहुत सारे मंदिर हैं वो देवी देवता के मंदिर नहीं होते हैं, वो जीवित या कहिए कि ऐसे लोगों के मंदिर या ऐसे लोग के स्मृति चिन्ह होते हैं जो कभी जीवित थे और जिन्होंने एक खास समय में अपने समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए, ज्ञान के क्षेत्र में या कहिए कि इतिहास के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो बक्सर के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वहाँ एक सन्यासी बाबा करके थे, एक ज़माना उनका निधन 1973 या 74 के आसपास हुआ, मुझे बहुत डेट ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन वह अलग तरीके से काम करते थे गांव के लिए। उस पर मैं थोड़ा आगे आपसे बातचीत करूंगा जब आधुनिक काल पर बातचीत हमारी होगी। लेकिन कहा जाता है कि जो गांव में जो बहुत सारा स्मृति चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को समझने की ज़रूरत होनी चाहिए। और इस नज़रिए से हमारे एक जो बहुत बड़े हिंदी के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक तरह से उनके जितने लेख आप पढ़ेंगे, उन लेखों को ठाकुर जी की बटोर हो या मेरी जन्मभूमि हो या अशोक के फूल हो, ये सारे के सारे निबंधों को आप ध्यान से पढ़िए। जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन निबंधों के जरिए जिनको हम ललित निबंध कह करके हम जिनको चर्चा करते हैं साहित्यिक विधा के रूप में, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में बलिया से लेकर के बनारस तक का जो पूरा का पूरा जो कहा जाता है कि जो क्षेत्र है, जो वहाँ की प्रकृति है, जो वहाँ की नदियाँ हैं, जो वहाँ की हवा है, जो वहाँ का पानी है, और वहाँ का जो पूरा का पूरा एक तरह से जो वहाँ के समाज की जो गतिशीलता है, जो चाहे निम्न वर्गीय समाज हो चाहे ऊपर का समाज हो,
ये सारे के सारे सामाजिक संवाद और सामाजिक गतिशीलता का जो एक तरह से जो उस इलाके में थी, उसको अपने निबंधों के जरिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत धीरे धीरे रिक्रिएट करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गांव के इतिहास को समझना हो तो उस इतिहास को समझने में हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारी बहुत मदद करते हैं। और कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि जो बहुत सारे हमारे स्मृति चिन्ह होते हैं, वे चिन्ह सिर्फ चिन्ह नहीं होते हैं, उस इलाके की, उस क्षेत्र की सभ्यता के प्रतीक भी होते हैं। वे तो बार बार कहते हैं कि उनके गांव में जो खंडहर हैं, गांव की जो ईंटें हैं, जो टूटी हुई ईंटें हैं, वे ईंटें भी एक तरह से हमारी सभ्यता की एक बड़ी निशानी हैं और उसको समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कि बहुत सारे अध्येता के लिए चीज़ें बहुत काम की नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है कि जो एक तरह से अध्येता होते हैं, जो एक तरह से समकालीन और प्राचीनता दोनों बोध को एक साथ मिला करके काम करते हैं, वे कहीं ना कहीं इसके जरिए एक तरह से भारत के इतिहास को नए तरीके से समझने में मदद करते हैं। और कई बार मुझे लगता है कि अगर भारतीय इतिहास में या इंडियन हिस्ट्री में अगर विलेज हिस्ट्री पर बातचीत होगी, तो विलेज हिस्ट्री पर बातचीत के क्रम में अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम पढ़ेंगे, या ऐसे बहुत सारे जो हमारे लेखक हैं, चाहे दीपक राय हैं, चाहे कुमार नयन हैं, चाहे लक्ष्मीकांत मुकुल हैं, चाहे शशांक शेखर हैं, चाहे श्यामधर तिवारी हैं, सुरेश कांटक हैं, या ये अक्सर क्षेत्र में जो आजकल काम कर रहे हैं। लेकिन पुराने लोग में जो बहुत सारे शिवपूजन सहाय हमारे थे, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सारे के सारे शाहाबाद के क्षेत्र में जो गतिशीलता होती थी गांव में, उसको अपने निबंधों के जरिए डॉक्यूमेंटेड करते हैं, उसका दस्तावेजीकरण करते हैं। और उसके दस्तावेजीकरण को अगर इतिहासकार एज ए प्राइमरी सोर्स इस्तेमाल करें, तो मैं बार बार कहना चाहूँगा आपसे कि उससे हमारे देश का या हमारा जो क्षेत्रीय इतिहास है, जो लोकल हिस्ट्री है, उसका एक अलग अर्थ निकल करके आएगा। और फिर कहा जाएगा कि वह इतिहास वास्तव में इतिहास होगा। और उस इतिहास के जरिए एक तरह से इस देश को समझना, भारत को समझना, एक तरह से भारतीय समाज को समझना माना जाएगा, या भारतीय समाज के जो बहुत सारे तंत्र हैं या जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसको भी समझना माना जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया से लेकर के बक्सर के बीच में जो पूरा गाजीपुर का जो इलाका है, जो पूरा आगे जो महदा है, ये सारे के सारे क्षेत्र में एक ज़माने में ज्ञान की जो गतिशीलता होती है, उसको अपने निबंधों के जरिए डॉक्यूमेंटेड करते हैं। और कहीं ना कहीं सीताराम उपाध्याय जो गंगा घाटी सभ्यता की चर्चा करते हैं, जाहिर है कि भारतीय इतिहास में गंगा घाटी सभ्यता की चर्चा नहीं होती है। हाँ, नदियों किनारे सभ्यताओं का उदय हुआ, इसकी चर्चा होती है, लेकिन हर इलाके में कहा जाता है कि हर जगह का समाज अलग अलग होता है और उस समाज की गतिशीलता भी अलग अलग होती है। और कहते हैं कि उस समाज की जो इसको कहा जा सकता है कि इसको हम लोग भाषाओं के आधार पर समझने की कोशिश करें। कहा जा सकता है कि जो भोजपुरी भाषा का जो पूरा क्षेत्र है, भोजपुरी भाषा के पूरे क्षेत्र में एक खास तरह के इतिहास का निर्माण होता है और एक खास तरह की सांस्कृतिक गतिशीलता होती है। और यहाँ के भित्ति चित्रों में भी आप जब घरों को देखेंगे, घर के बाहर जो मिट्टी की जो दीवारें होती थी, दीवारों पर जो महिलाएं जो पेंटिंग्स बनाती थी शादी ब्याह के समय में, जो कोहबर का गठन या गोहपर का की संरचना तैयार करती थी, उनमें भी इस इलाके के कला के इतिहास की एक झलक दिखाई पड़ती है। तो कहा जाता है कि अगर हम वाकई सच में अगर हम पूरे भारत के इतिहास को जानना चाहें, तो हमें एक तरह से वापस गाँव की तरफ जाना होगा और गाँव की तरफ जा करके हम एक तरह से उन छोटे छोटे संकेतों को, या कहा जा सकता है कि इनके ऐसे बिंबों को इकट्ठा करना, उनके बारे में बातचीत करना या उनको समझना, एक तरह से भारतीय समाज के इतिहास को भी समझना या पूरे भारतीय समाज के इतिहास को समझना होगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि इतिहास कभी भी पूरा नहीं होता है, और मैं मेरे शहर मेरे इतिहास की बात कर रहा हूँ, बक्सर के बारे में, तो बक्सर के इतिहास के बारे में तो कहा जाता है कि भारतीय इतिहास की जब किताबों को आप ढूंढना शुरू करेंगे, तो भारतीय इतिहास की किताबों में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? सिर्फ 2 लाइन दिखाई पड़ता है कि 1764 में यहाँ पर हेक्टर मुनरो के साथ मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला के सैनिकों का युद्ध हुआ और इसमें एक तरह से तीनों सेनाएं हार गई और हेक्टर मुनरो को विजय प्राप्त हुई। और उसके बाद एक तरह से दीवानी जो थी एक तरह से कंपनी के पास चली गई, मतलब। और 1764 का जो युद्ध हुआ, 22-23 अक्टूबर को युद्ध हुआ, इस युद्ध में एक तरह से कहा जाता है कि इसने पूरे के पूरे भारत की तस्वीर को बदल दिया। लेकिन इसके पहले थोड़ा और मैं पहले आना चाहूँगा, इस पर हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मेरे जहन में बार बार आता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के जिस हम भारतीय चिंतन और ज्ञान परंपरा की हम सब ने आपसे बातचीत की, यह तो उसका एक पहलू है।
और गांव के इतिहास अगर हम बात करेंगे तो गांव की जो संस्कृति है, गांव की जो सांस्कृतिक गतिशीलता है, गांव के जो तालाब है, गांव के पास की जो नदियां हैं, ये सारा का सारा एक तरह से मतलब कहा जाता है कि इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। और कहते हैं कि संस्कृति तो एक तरह से बिल्कुल हर आदमी की संस्कृति एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष के बाद निर्मित होती है। और कई बार उस सभ्यता में कहा जाता है कि जो ज्ञान अर्जित होता है उसमें तर्क और दर्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसमें हमारी स्मृतियाँ होती है, मेमोरीज होती है, संहिताओं की रचना होती है। और कहते हैं कि ये बड़े लंबे संघर्ष के बाद जब मानव इतिहास जब लंबा संघर्ष करता है तो इस लंबे संघर्ष के बाद एक तरह से कोई भी सभ्यता बनती है। और जिसमें गंगा घाटी सभ्यता की चर्चा कर रहा हूँ, गंगा घाटी सभ्यता इसलिए एग्जिस्ट करती है कि उसको बनाने में उस क्षेत्र के 5 ऋषियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। इन 5 ऋषियों ने एक तरह से ख़ास तौर से मैं फिर कहूँगा कि हमें धर्म को, अध्यात्म को, संस्कृति को, इन चीज़ों को अलग अलग करके देखना चाहिए। और मेरा फोकस बार बार है कि एक ख़ास समय में कोई व्यक्ति जो नॉलेज जनरेट करता है, एक ज्ञान का जो सृजन करता है, वह ज्ञान का सृजन एक तरह से किसी भी अध्येता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप गौर करेंगे कि एक हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रिजवी साहब हैं। रिजवी साहब भी जब 1857 के इतिहास पर बात करते हैं तो एक अलग तरह से वो क्षेत्रीय, आप कह सकते हो क्षेत्रीय इतिहास की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके ज़रिए वो ख़ास तरह का जो एक समाज की जो प्रतिभागी है उस पूरे संघर्ष में, उसको भी समझने की वो कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि इस पूरे गंगा घाटी सभ्यता में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये ज्ञान या जो एक तरह से कहे कि जो चाहे उत्कृष्ट विश्वामित्र सृजन करें या फिर एक तरह से कहा जाए कि चाहे वो गौतम ऋषि करें या नारद ऋषि करें या भृगु ऋषि भृगु ऋषि भार्गव ऋषि करें या फिर उदालक ऋषि करें, ये एक हिस्सा है। आप गौर करेंगे कि मुझे बार बार लगता है, या हो सकता है मेरा यह अनुमान हो कि ईसा पूर्व 325 से ईसा पूर्व या जो चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन शुरू होता है मगध में, जब पहली बार बनता है, तो जाहिर है कि उनका जो सबसे बड़ा युद्ध होता है सिकंदर के साथ होता है। और हो सकता है युद्ध में मगध की सेनाएं भी युद्ध करते करते पूरा जो आज का जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो हरियाणा है, जो पूरा सिंधु नदी तक पूरी सेनाएं गई होगी। इस पूरी आवाजाही में मुझे बार बार लगता है या मुझे ऐसा अनुभव होता है कि बक्सर का जो पूरा क्षेत्र है एक तरह से एक खास तरह के युद्ध का मार्ग भी रहा है। सेनाएं यहाँ से प्रवेश करती थी और फिर धीरे धीरे नदी किनारे होते होते आगे बढ़ती थी। और कहते हैं कि बनारस के बाद गाजीपुर के बीच में, शायद गाजीपुर के पहले गाजीपुर के आसपास कह सकते हैं या बाद में कह सकते हैं, कि वहाँ पर नदी जब टर्न लेती है तो वहाँ पर कहा जाता है, या जैसा इसको भूगोल के विद्वान अधिक बढ़िया से बताएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अधिकांश जो सेनाएं नदी पार करती थी प्राचीन काल में, मध्य काल में, वह एक तरह से उधर से गाजीपुर के करीब और बिहार के बक्सर और चौसा के बीच या चौसा के पास से नदी पार करके सेनाएं इधर आती थी। तो कहते हैं कि अब फिर वहाँ से सेनाएं निकलते हुए सासाराम इलाके से असाहाबाद होते हुए धीरे धीरे बंगाल और बंगाल से फिर समुद्री तट होते होते पूर्वी भारत होते होते दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान करती थी। तो मेरे जहन में बार बार एक बात आती है कि बक्सर क्षेत्र जो है, जो शाहाबाद का जो पूरा इलाका है, यह एक अलग तरह का युद्ध मार्ग है, वार हम रूट के रूप में इसकी चर्चा कर सकते हैं। और ये जो वार रूट होता है, उस वार रूट के बारे में जब आप चर्चा करते हैं, जब उसके बारे में बातचीत करते हैं, युद्ध मार्ग के बारे में, तो आप जानते हैं कि युद्ध का जो मार्ग जहाँ से सैनिकों की आवाजाही होती है, उस इलाके में एक तरह से कोई भी सभ्यता लंबे समय तक इसलिए टिक नहीं पाती है कि संघर्ष जब होता है तो उसका पहला हमला एक तरह से उस इलाके के ज्ञान के जो केंद्र होते हैं उन्हीं पर सबसे अधिक हमला होता है। चाहे मंदिर हो, चाहे मठ हो, चाहे नालंदा जैसे पुस्तकालय हों, ये सारे के सारे उस हमले के शिकार होते हैं। और मुझे बार बार लगता है कि एक ख़ास समय में बक्सर क्षेत्र में जो यह एक कहे कि जनरेट हुआ नॉलेज सिस्टम या ज्ञान की जो परंपराएं बनी और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिसका उदय हुआ, जो एक तरह से इस्टेब्लिश हुई, इस युद्ध मार्ग के चलते जब वार हुए, युद्ध हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए। और बड़े युद्ध के बारे में तो मुझे मगध साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध की चर्चा मेरे जहन में आती है। तो इस युद्ध के चलते एक तरह से पूरी की पूरी ऐसे सेंटर धीरे धीरे तबाह होते गए।
और इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि आज शाहाबाद के क्षेत्र में कोई बड़ा केंद्र दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दक्षिण भारत में बड़े बड़े केंद्र दिखाई पड़ते हैं, ज्ञान के केंद्र दिखाई पड़ते हैं, मंदिर या बड़े बड़े मतलब मठ दिखाई पड़ते हैं, वैसे बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े ज्ञान के केंद्र एक तरह से शाहाबाद के इलाके में या इस इलाके में कम ही दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है ये युद्ध इसका बड़ा रीजन हो, मुझे लगता है एक रीजन यह भी रहा हो। अब गौर करेंगे कि मध्यकाल में कहा जाता है कि इसको थोड़ा ऐसे भी समझे, जब एक तरह से हुमायूं जब एक तरह से पूरा इस इलाके में आते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो चौसा में 1539 में कहा जाता है 26 जून को चौसा में एक तरह से हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी का युद्ध होता है और इस युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देते हैं और फिर एक तरह से पूरे भारत पर कहा जाता है कि सूरी वंश के शासन की शुरुआत होती है। और सूरी वंश के शासन काल में कहते हैं कि आर्थिक स्थिति एक अलग तरह की बनती है, एक अलग तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध विकसित होते हैं और कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल का यह जो हिस्सा है, जो 10 साल का जो हिस्सा है, बाबर के बाद का जो हिस्सा, हुमायूं के बाद जो 1539 से लेकर के जब अकबर का शासन शुरू होता है 1552 या 55 के आसपास, जो ये 10 से 12 साल का जो हिस्सा है, यह हिस्सा एक तरह से कहा जाता है भारत के पूरे इतिहास पर इस शाहाबाद के क्षेत्र का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसको इतिहासकार बेहतर तरीके से बताएंगे। मेरी दिलचस्पी तो इन गाँव में जो परिवर्तन के स्रोत जो दिखाई पड़ते हैं उसमें मेरी दिलचस्पी है। और जब भी मेरी गाँव में जाता हूँ, गाँव के लोगों से बात होती है, चाहे अहिरौली में जाऊँ या नदांव जाऊँ, भभुअर जाऊँ या तिवारीपुर जाऊँ, वहाँ पर जब जाना होता है तो बार बार पता चलता है कि हर आदमी के पास इस क्षेत्र का एक अलग इतिहास है और उस इतिहास के बारे में यहाँ के लोग इतने विश्वास के साथ बात करते हैं कि देख करके लगता है कि वाकई मतलब बक्सर जो है या बक्सर क्षेत्र जो है इतिहास की धरती है। यहाँ इतिहास खेतों में उगते हैं चारों ओर और दिखाई पड़ते हैं कि हाँ, यहाँ भी इतिहास है, वहाँ भी इतिहास है। और जब एक तरह से हर क्षेत्र में जब फसलों के साथ एक तरह से इतिहास उगना शुरू होता है तो कहते हैं कि फिर इतिहासकार के लिए तो पूरा का पूरा मैं तो बार बार कहता हूं कि भारत के इस इलाके के इतिहासकार जो हैं, जरूर दीपक राय ने इस क्षेत्र पर काम किया, लेकिन जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं जो बिहार के हुए, उन बिहार के इतिहासकारों को, जो खास तौर से भोजपुरी क्षेत्र के जो इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों को इस इलाके के में जब आएंगे तो उनको दिखाई पड़ेगा कि इस इलाके में जो बक्सर के आसपास के जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, उन कस्बों में इतिहास की बड़ी बड़ी फसलें लहलहा रही है। उन फसलों के बारे में, इतिहास की फसलों के बारे में बात करना, उनके बारे में समझना एक अलग तरह का अनुभव देता है। और यह मान कर चला जाए कि जिस इलाके में इतिहास की इतनी धाराएं दिखाई पड़ती हो, वहाँ पर जो साहित्य लिखा जाएगा, जो कविताएँ लिखी जाएगी, जो कहानियाँ लिखी जाएगी, उन पर भी उस क्षेत्र के इस इतिहास का, इस जो क्षेत्रीय इतिहास के रूप में इतिहास का असर दिखाई पड़ेगा। चाहे जितने भी लोग प्रेमचंद की किताबों में, प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद के उपन्यासों में या अमृतलाल नागर के उपन्यासों में पूरा का पूरा लखनऊ का इतिहास दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में बनारस का जो पूरा सामाजिक जो इतिहास है वह दिखाई पड़ता है। शिवपूजन सहाय के पूरे साहित्य में शाहाबाद क्षेत्र के सामाजिक इतिहास की झलक की पूरी झलक और पूरी उसकी चेतना दिखाई पड़ती है। या फिर इसी तरह से आप वृंदावन लाल वर्मा के इतिहास में आप देखेंगे, साहित्य में पूरा का पूरा एक तरह से समाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इतिहास दिखाई पड़ता है। तो मुझे बार बार लगता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास को थोड़ा सा आर्काइव से बाहर निकल करके अपने क्षेत्र में भी जाने की ज़रूरत है। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तब आप देखेंगे कि उस इतिहास की एक अलग चेतना दिखाई पड़ेगी, एक अलग रौ दिखाई पड़ेगी। और इसीलिए 1764 की बात मैं आपसे कर रहा था बीच में कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है 22-23 अक्टूबर को, इस युद्ध में ठीक है कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की फौज एक तरह से मीर कासिम को हरा देती है, शाह आलम को हरा देती है और सुजाउद्दौला को हरा देती है। ये तीनों के तीनों बड़े बड़े योद्धा हार जाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी फौजें हार जाती हैं। लेकिन इस हार में जो सबसे बड़ा जो चेतना दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं हेक्टर मुनरो के साथ जो कहते हैं कि कथकौली एक गांव है, कथकौली गांव बक्सर से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर पूरब में दिखाई पड़ता है। और कहते हैं कि यहाँ पर इस इलाके में कथकौली गांव के 2 योद्धाओं की चर्चा होती है। एक योद्धा का नाम था सैयद अब्दुल गुलाम और दूसरे योद्धा का नाम था अब्दुल गुलाम रहमतुल्लाह। जब आप बक्सर जाएंगे, बक्सर से कथकौली
जाएंगे तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 स्मारक दिखाई पड़ेंगे। एक स्मारक हेक्टर मुनरो ने बनवाया था या कंपनी की फौज कंपनी ने बनवाया था, और दूसरा जो एक तरह से कहिए कि जो दूसरा मतलब कहते हैं कि जो दूसरा स्तंभ है या दूसरा जो एक तरह से स्मारक है उसे गांव के लोगों ने बनाया था। कहते हैं कि 1764 के युद्ध में जब बहुत सारे सैनिक मारे गए तो अंग्रेज अपने सैनिकों को उठा करके ले गए, और उसके बाद कहा जाता है कि जो इधर के योद्धा थे, जो खासकर मीर कासिम के जो सैनिक थे, जो शाह आलम के सैनिक थे, जो शुजाउद्दौला के सैनिक थे, तो इनके सैनिक खेतों में पड़े हुए थे। फिर गांव के लोगों ने उन लाशों को उठा करके कथकौली गांव के बाहर एक कुआं था, उस कुएं में डाला और फिर उसको कुएं को भर दिया और वहां पर एक पीपल बरगद का पेड़ लगा दिया। आप जब जाएंगे कथकौली में तो आज भी आपको कथकौली में वह बरगद का पेड़ दिखाई पड़ेगा, और उस पेड़ के पर गांव के लोग ने जो स्मारक बनाया है वहाँ पर उन दोनों योद्धाओं के नाम लिखे हुए हैं, सैयद अब्दुल गुलाम और अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह। ये दोनों योद्धा जो थे कहते हैं कि बक्सर युद्ध में 250 जो सैनिक थे वहाँ पर पहला हमला इन्होंने झेला था। ये काफ़ी संघर्ष करते रहे, मारे गए सारे के सारे। और फिर कहा जाता है कि कथकौली के एक किसान हैं जिनका नाम परवेज़ आलम है। परवेज़ आलम बार बार कहते हैं कि ये दोनों योद्धाओं ने एक तरह से अंतिम समय तक संघर्ष किया, मारे गए और फिर इनकी लाशें खेतों में पड़ी रही। गांव के लोगों ने ठीक है स्मारक बनाया उनकी याद में। आज भी कथकौली में जो लोग हैं एक तरह से इतिहास को नए सिरे से एक तरह से रचते हैं, और कहा जाता है कि हर साल अक्टूबर में उनके याद में वहाँ के लोग कुछ कार्यक्रम भी करते हैं और उससे पुराने गाँव के इतिहास को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरफ गांव के लोगों का बनाया स्मारक है तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया स्मारक था, अब जो भारत सरकार ने अब उसको एक तरह से देखभाल करती है। ये अच्छी बात है कि हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने गांव के लोगों ने जो स्मारक बनाया था उसको भी मतलब काफ़ी घेराबंदी करके उसको भी सुंदर बना दिया, और इसीलिए कहा जाता है कि दोनों स्मारक आमने सामने हैं, एक अंग्रेजों का स्मारक, दूसरी तरफ गाँव के लोगों का बनाया स्मारक। ऐसे स्मारक भारत के गांव में आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे। इतिहासकारों को चाहिए कि जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन हैं वे इतिहासकार इनको समेटने की कोशिश करें और उनके जरिए इस देश का, इस राष्ट्र का एक नया इतिहास लिखने की कोशिश करें। लेकिन मैं फिर कहूँगा इस इतिहास में एक तरह से विवेकशील होना बहुत ज़रूरी है, और विवेकशील होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको इतिहास हमेशा तटस्थ होकर ही लिखना है। कई बार हम इतिहास लेखन में तटस्थ नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी बिना तटस्थ हुए इतिहास को समझना, इतिहास को लिखना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए बक्सर के इतिहास में मुझे बार बार इस बात का दुख होता है कि भारतीय इतिहास में बक्सर के इतिहास के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में मुश्किल से 2 या 3 वाक्य दिखाई पड़ता है, जबकि इस क्षेत्र के इतिहास में जितना मतलब योगदान मतलब कथकौली के या उस आसपास के इलाके में के लोगों ने किया, वो एक अलग तरह का मतलब कही कि सामाजिकता और इतिहास का निर्माण करता है। यह भी कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात हुई, खास करके आधुनिक भारत के इतिहास में, जो 1857 का जो पूरा इतिहास है, आप गौर करेंगे कि बक्सर का इतिहास तो आप कह सकते हैं कि बहुत ट्रेसेबल नहीं होता है, लेकिन 1764 का इतिहास, लेकिन 1857 का इतिहास तो आज शाहाबाद के पूरे इलाके में आज भी दिखाई पड़ता है। यह ठीक है कि प्राचीन काल में मगध सम्राट ने जो युद्ध किया था सिकंदर के साथ, उसके गीत हमें अब सुनाई नहीं पड़ते हैं, या फिर 1764 के युद्ध के गीत हमें सुनाई नहीं पड़ते हैं, या शेर शाह के गीत बहुत कम या कविताएं बहुत कम दिखाई पड़ती है। लेकिन 1857 में जिस तरीके से कुंवर सिंह और उनके साथ के जो सारे विद्रोही थे, चाहे अमर सिंह थे, निशान सिंह थे, ये सारे जिस तरह से एक तरह से जगदीशपुर में एक तरह से युद्ध होता है और जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह करते हैं, वे धीरे धीरे मतलब रीवा या कानपुर या फिर लखनऊ या फिर आजमगढ़, इस पूरे इलाके में पूरा वृत्त बनाते हैं। और इकलौते ऐसे योद्धा हैं जो कहा जाता है कि 1857 के युद्ध में जो युद्ध जुलाई अगस्त में शुरू करते हैं, वे जा करके 23 अप्रैल 1858 को समाप्त होता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में एक तरह से जिस तरह से कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ जो गांव में जाते थे, तो उनके साथ गांव के किसान, गांव के मजदूर उनके साथ लाठी अपना बल्लम लेकर के उनके साथ खड़ा हो जाते थे। और फिर धीरे धीरे कुंवर सिंह के जो सिपाही की संख्या थी धीरे धीरे बढ़ती गई। हाँ, ठीक है कि युद्ध बहुत भारी युद्ध हुई जिसमें इनके सारे सैनिक मारे गए, इनके पुत्रों की भी हत्याएं हुई,
लेकिन फिर भी कुंवर सिंह लगातार संघर्ष करते रहे, गांव-गांव जाते रहे, गांव-गांव युद्ध किए, अंग्रेज से लड़े और धीरे-धीरे मतलब कहा जाता है कि लखनऊ में जब इनका जगदीशपुर छीना गया था, लखनऊ में जब बेगम हजरत महल ने जब इनको आजमगढ़ की मिल्कियत दी, तो कहते हैं कि वो कुंवर सिंह के ज़िंदगी का एक अलग तरह का क्षण था। उनके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक थी, एक अलग तरह का भाव था और कहते हैं कि वह भाव बहुत अलग तरह का भाव था और कहा जाता है कि वह उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। और फिर कुंवर सिंह आजमगढ़ आते हैं, वहाँ से फिर वापस जगदीशपुर आते हैं और फिर दोबारा जगदीशपुर में 23 अप्रैल को जो युद्ध होता है जिसमें ली ग्रांट की हत्या होती है, वह एक तरह से भारतीय इतिहास का बड़ा भारी युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों की बहुत भारी पराजय हुई थी। तब तक ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से अपनी एक तरह से कहे कि भारत का शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लिया था। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में ये जो सारे सूत्र हैं, जब आप शाहाबाद में भ्रमण करेंगे, जगदीशपुर जाएंगे, आसपास के गाँव में घूमेंगे, जब हम पिछली बार जगदीशपुर में अपना कार्यक्रम कर रहे थे ग्रामीण इतिहास का, तो वहाँ के लोगों ने ऐसे अनेक किस्से बताए जिसको सुन करके लगा कि वह तो भारतीय इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं है। यहाँ तक कि शाहाबाद का जो इतिहास है, उस शाहाबाद के इतिहास में भी दर्ज नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि के.पी. जायसवाल और के दत्ता भारतीय इतिहास में 1857 में बिहार की इस भूमिका को अलग तरह से उठाते हैं और कुंवर सिंह की चर्चा करते हैं। लेकिन 1857 के बारे में आज भी शाहाबाद के क्षेत्रीय गाँवों में या गाँव में एक तरह से चारों तरफ इतिहास भरा बिखरा हुआ है। और भोजपुरी का जो लोक साहित्य है, जो लोकगीत है, उन गीतों में एक तरह से कहते हैं कि कहा जाता है कि उन गीतों में इस इलाके का पूरा इतिहास दिखाई पड़ता है। मनोरंजन प्रसाद सिंह का गीत बड़ी चर्चित हुआ कि 80 वर्ष की हड्डी में भी जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह की बड़ा वीर मर्दाना था। यह एक अलग भाव है। लेकिन जो कवि कुंवर सिंह के अंग्रेज़ों को पूरी तरह से देश से भगाने के दर्द का बयान करते हैं कि कुल्हिए गुनल का रामा मटिया में मिली गईले, ना ही लेवे पवली सुराज हो रामा, यह जो भाव जो कुंवर सिंह के जरिए एक लोकगीत में दिखाई पड़ता है, वह इस क्षेत्र के, इस बक्सर क्षेत्र का जो गाँव के जो इतिहास हुआ है, उस इतिहास में इस ध्वनि को सुना जा सकता है। यह ध्वनि एक तरह से भारतीय इतिहास की वह ध्वनि है, वह चेतना है जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस इतिहास को अलग तरीके से देखने की मांग करते हैं। मित्रों, मुझे बार बार लगता है कि भारतीय इतिहास को या भारत के इतिहास को समझने के लिए गांव के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है, या गांव के इतिहास पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और बक्सर क्षेत्र के इतिहास पर काम करते हुए जो मेरे साथ जो छोटी सी एक लोगों की टीम बनी हुई है, चाहे दीपक राय हो, कुमार नयन हो, या लक्ष्मीकांत मुकुल, या सुरेश कांटो, या परवेज़ आलम, या अहिरौली के फौदार माझी हों, या यतीन्द्र चौबे हो, ये सब लोग मिल करके जिस तरीके से इस भारत के मतलब गांव के इतिहासों को रिक्रिएट करने में या पुनः सृजित करने में जो हमारी मदद करते हैं, इससे एक खास तरह के क्रिएटिव हिस्ट्री का निर्माण, क्रिएटिव हिस्ट्री दिखाई पड़ती है। और जाहिर है कि रंगसिरी या क्रिएटिव हिस्ट्री जैसी जो संस्थाएं हैं, वह इस इतिहास को पुनः सृजित करने में एक तरह से हम सबकी मदद कर रही है। तो मुझे बार बार लगता है कि भारतीय इतिहास के इस पक्ष पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस पक्ष पर बात करने का एक अर्थ यह भी है कि हम भारत के इतिहास को, भारतीय समाज के इतिहास को, भारतीय राष्ट्र के इतिहास को हम नए सिरे से समझने की कोशिश करें। हम उन स्मृति चिन्हों को, संकेतों को भी जानने की कोशिश करें जो संकेत आज भी भारत के गांव में पड़े हुए, जिसकी चर्चा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने लेखन में करते हैं। या इसी प्रकार अनेक लेखक हैं, उसको रिक्रिएट करें, जो छोटे छोटे जो गांव के में रहने वाले जो लेखक हैं, अपने लेखों में, अपनी कविताओं में, अपने साहित्य में, जिसकी तरफ बहुत सारे इतिहासकारों की निगाह नहीं जाती है। अगर उन्हें हम इतिहास लेखन का एक तरह से प्राइमरी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करें, तो कहा जा सकता है कि फिर हम एक तरह से इस देश का, इस राष्ट्र का पूरा इतिहास हम दे पाएंगे। और फिर हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास को समझने में गांव के इतिहास की जो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत सारी मदद करती है। और इसके बहाने एक तरह से इस पूरे इतिहास के दौर को, इस इतिहास की निर्मिति को भी समझने के पर बल देती है। तो कहीं ना कहीं भारत के इतिहास को समझना, एक तरह से कहा जा सकता है कि बक्सर के इतिहास को जानना। और मुझे तो बार बार लगता है कि मैं बार बार जो मेरी कहानियाँ जो है, मेरी कविताएँ जो हैं, उन कविताओं में 1764 जो मेरी कहानी है, या फिर जो कविताएं हैं, उन कविताओं कहानियों में ये बार बार अपने आप सयाज चीज़ें आती रहती। और इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि मेरा जो इतिहास बनेगा, या मेरा जो इतिहास है, बिना मेरे शहर के नहीं है, बिना मेरे गांव के नहीं है।
और इसीलिए एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने देश की बात करना, अपने देश के बारे में सोचना किसी भी अध्येता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मित्रों, इन्हीं कुछ बातों के साथ अपनी बातचीत में समाप्त करूंगा। अगर कुछ हम आपके सामने कुछ बातचीत हो तो हम बातचीत भी करना चाहेंगे, और उस बातचीत के बहाने हम पुनः कुछ और बातों को समझना चाहेंगे। तो कुछ सवाल आपके मन में है तो आप चाहें तो मुझे दे सकते हैं, और इस तरह से हम इस पर बात ही कर सकते हैं। लेकिन राजीव पाठक जी जो बार बार एक संदेश हमें दे रहे हैं, उससे मुझे बार बार लग रहा है कि सिर्फ शहर में बैठ करके, आर्काइव्स में बैठ करके हम भारत के इतिहास को ठीक से नहीं लिख सकते हैं। भारत के इतिहास को समझने के लिए, इस देश के इतिहास को जानने के लिए हमें थोड़ा सा फील्ड में जाना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि रश्मि चौधरी जब कुंवर सिंह के इतिहास पर काम कर रही थी प्रकाशन विभाग के लिए, किताब 2007 में छपी है प्रकाशन विभाग से, 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह। तो मैं भी उनके साथ जगदीशपुर गया था, और जगदीशपुर में जब हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे, हम गांव के वहाँ के मज़दूरों से मिले, खेत में काम करने वाले किसानों से मिले, तब हमें लगा कि उनके अंदर भी इतिहास है, और उस इतिहास को मुख्य धारा का इतिहास बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आप कल्पना करिए कि अगर हम आर्काइव के इतिहास को हम गांव के इतिहास से थोड़ा सा वेरीफाई करें, वेरीफाई करके हम गांव में जो इतिहास आजकल चारों तरफ दिखाई दे रहा है उसको भी हम इतिहास का हिस्सा बनाएं, तब कल्पना करिए कि वो इतिहास कितना पढ़ा जाएगा। गांव के लोग को लगेगा कि अरे ये तो हमारे बारे में लिखा हुआ है। नहीं तो होता यह है कि बड़े बड़े ऐतिहासिक किताबों को जब लोग पढ़ती है, आम जनता पढ़ती है, तो आम जनता को लगती है कि इस इतिहास में तो हम कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय समाज का होना या भारतीय जन समाज का होना, भारत के गांव का होना भी बहुत ज़रूरी है। और कहा जा सकता है कि हमें इस पर काम करने के लिए इतिहास के उस फ्रेमवर्क से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे फ्रांस के एक इतिहासकार हैं, मार्क ब्लॉक हैं। मार्क ब्लॉक जब सामंती युग पर बात करते हैं, या फिर 1921 में जब द रूरल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस की रचना करते हैं, द रूरल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस या फ्रांस के ग्रामीण गांव का इतिहास, तो उसमें कहते हैं कि उसमें कहा जाता है कि मार्क ब्लॉक कहते हैं कि गांव के इतिहास का मतलब होता है कि जो गांव में जो हल बैल हैं, जो खेती करने के तरीके हैं, जिन फसलों की उपज होती है, या जिनके ज़रिए हम इन चीज़ों का क्रिएट करते हैं, या फिर गांव में जो भी सांस्कृतिक केंद्र हैं, चाहे मंदिर, जैसे मान लीजिए बक्सर में अहिल्या का मंदिर अहिरौली गांव में है। अहिरौली गांव में जो वो मंदिर है, मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, उस मंदिर में जो हर साल जो पंचकोसी मेला लगता है, जो पंचकोसी परिक्रमा होती है, वह परिक्रमा कहीं ना कहीं एक तरह से 5 कोस की दूरी में जो गांव में लोग घूमते हैं, गांव और जो बाहर से आए लोग, वो मिल करके एक तरह से एक अलग तरह से सामाजिक इतिहास का निर्माण करते हैं। आप कल्पना करिएगा, जब आप उस मेले में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि उस मेले में आखिर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं क्यों आती है। कई बार कहते हैं कि उस इलाके में ताड़का का वध हुआ था, ताड़का के वध में सामान्य जन की महिलाओं के अंदर एक सिंपैथी थी, और हो सकता है कि इतिहास का हिस्सा नहीं हो लेकिन यह समाज का हिस्सा है, सामाजिक विचार विमर्श का हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इतिहास में, इस मेले में महिलाओं का आना एक अलग तरह का ध्यान आकर्षित करता है। जाहिर है कि जो समाजशास्त्री हैं, जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन हैं, जब इस मेले के इतिहास पर काम करेंगे, मेले के इतिहास पर बात करेंगे, तो हो सकता है उनका नज़रिया अलग तरह का दिखाई पड़े। और इस मेले के बहाने जो बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, जो सोहर है भोजपुरी इलाके में, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मतलब हमारे इतिहास को बनाने में मदद करती हैं। तो कहा जा सकता है कि बड़े बड़े इतिहासकार भी जब इस डोमेन एरिया से बाहर जाते हैं, अपने आर्काइव से जब बाहर जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि इतिहास बहुत बड़ा इतिहास। हाँ, दिक्कत ज़रूर है कि इतने मतलब बस इतनी सामग्रियाँ हैं कि उसको इकट्ठा करना, उसका एनालिसिस करना बड़ा काम है। और कहा जाता है कि इतिहास या इतिहास की जो सबसे बड़ी समझ बनती है, आप भी जब गांव के इलाके में काम करेंगे तो आप सामग्री का संकलन करेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे, और फिर उसको एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद फिर कहा जा सकता है कि फिर उसके बाद फिर आपके सामने मतलब दिखाई पड़ेगा। आप गौर करेंगे, मुझे बार बार अभी विशाल त्यागी जी का एक सवाल आ रहा है कि सर, क्या स्कूलों में पढ़ाए जा रहे इतिहास को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, ज़रूर है। मुझे बार बार लगता है कि हम जिस क्षेत्र के इतिहास में जो स्कूल्स हमारे हैं, जाहिर है कि हमारे पास एक केंद्रीय पाठ्यक्रम होता है, उसी पाठ्यक्रम की पढ़ाई स्कूलों में होती है।
लेकिन उसके समानांतर कहीं ना कहीं एक ऐसा भी कोर्स करिकुलम होना चाहिए इतिहास में, जहाँ पर जिस क्षेत्र में लोग जो पढ़ाई करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, उस क्षेत्र का इतिहास, उस क्षेत्र का जो समाज है उसके बारे में भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब हम उसको जोड़ेंगे तब उस छात्र को लगेगा कि हम वाकई जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई में हमारा अपना भी कुछ भूमिका है। और आप देखेंगे कि कई बार लगता है कि समाज या जनता बार बार किसी भी पहल में अपनी छोटी सी हिस्सेदारी भी देखती है। और कहा जा सकता है कि हाँ, एक होता है कि जब केंद्रीय पाठ्यक्रम जो होते हैं, केंद्रीय पाठ्यक्रम हमेशा एक बड़े फ्रेमवर्क में तैयार किए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर एक अलग तरह का इतिहास पढ़ा जाता है। लेकिन जो स्टेट जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर या उनमें भी कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जरूर होने चाहिए जिसके जरिए एक तरह से हम क्षेत्र के इतिहास को या उस क्षेत्र के लेखक के बारे में या उस क्षेत्र के समाज को हम समझ सकें। और यह काम तो मुझे लगता है बार बार मतलब कहा जाता है कि हर क्षेत्र में, भारत के हर राज्य में या हर इलाके में कोई ना कोई ऐसी बड़ी परिघटना हुई है जो इतिहास का हिस्सा होना चाहिए और किसी कारणवश वह हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाई है। तो इतिहासकारों को भी, समाजशास्त्रियों को भी उसे अपने इतिहास का हिस्सा लाने की ज़रूरत है। हाँ, यह जरूर है कि जो मिथ और इतिहास की बात है बिल्कुल अलग है, मिथ बिल्कुल अलग है, इतिहास बिल्कुल अलग है। और जाहिर है कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, जो एक तरह से सोशल हिस्ट्री है, ये बिल्कुल फ़र्क है दोनों में। मिथ को जिनके बारे में ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब मिथ के इतिहास जो है हमारे सामने वो बिल्कुल अलग। ये ज़रूर है कि मतलब कई बार हम माइथोलॉजी को ही कई बार हम इतिहास मान लेते हैं, लेकिन उसको हम एक संस्कृति का हिस्सा अलग मान करके चले। जाहिर है कि मिथ के इतिहास हमारे सांस्कृतिक इतिहास को निर्मित करने में सपोर्ट करते हैं और मिथ के बिना एक तरह से संस्कृति के बारे में बात करना बहुत कठिन होता है। लेकिन दिक्कत है कि जो हमारे आर्काइवल हिस्टोरियंस हैं, ये एक तरह से मतलब बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि ये मात्रा कितनी होनी चाहिए, आर्काइव्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और फिर मतलब अब ये ज़रूर कठिन सवाल है कि मतलब उसको प्रमाणिक कैसे बनाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि अगर साहित्य लंबे समय तक मतलब अगर व्याप्त है, समाज में है, समाज की स्मृति में है, तो इतिहास का हिस्सा हो सकता है। मुझे बार बार लगता है कि जैसे दर्शन के लिए तर्क होता है, साहित्य के लिए कल्पना होती है या कल्पना उसका बेस होता है, उसी तरह से इतिहास का आधार भी एक तरह से स्मृतियाँ हैं, मेमोरी है। और बिना स्मृतियों के, बिना मेमोरी के इतिहास नहीं हो सकता है। और अगर समाज के मेमोरी में अगर ये चीज़ें हैं तो उसको भी मतलब कहा जा सकता है कि इतिहास का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन फिर उस बात की तरफ हम आएंगे कि अगर उसके बारे में कहीं भी आर्काइवल स्रोत नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर उसे इतिहास का हिस्सा मानना बहुत कठिन है। जैसे बहुत सारे शिलालेख हमारे हैं, बहुत सारे ताम्रपत्र होते हैं, ये सब आर्काइवल पार्ट है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि इतिहास में आप भेद तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगर हम ग्रामीण इतिहास की बात करते हैं, गांव के इतिहास की बात करते हैं, तो गांव के इतिहास में तो चीज़ों को तो लेना ही पड़ेगा। और मुझे बार बार लगता है, मुझे बार बार अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की याद आ रही है। द्विवेदी जी के निबंधों को पढ़ते बार बार ये मन में द्वंद्व होता है कि द्विवेदी जी बार बार उसको इतिहास कहते कहते रुक जाते हैं। उनका जो ठाकुर जी की बटोर निबंध है, वे कहते हैं कि ये हमारे खंडहर भी इतिहास का हिस्सा हैं, लेकिन वो खंडहर किसका है या कहाँ का है, उस खंडहर में मंदिर बना, मंदिर कब बना, कैसे बना, और उस मंदिर का पुजारी एक निम्न वर्गीय समाज का आदमी बना, और फिर कैसे एक तरह से वो पूरे इतिहास का हिस्सा बनता है। तो यह एक बहुत बारीक फ़र्क होता है, एक बहुत पतली लकीर है जो मिथ के इतिहास में और जो रियल हिस्ट्री उसमें फ़र्क करती है। लेकिन जब गांव के इतिहास पर काम करेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर होगी, क्योंकि वहाँ पर एक ही गांव में दो मंदिर दिखाई पड़ते हैं। जैसे अहिरौली में भी एक बंगाली माई का भी मंदिर है, एक अहिल्या का भी मंदिर है। अहिल्या मिथ की बात है, अहिल्या माइथोलॉजी की चीज़ मानी जाती है, लेकिन जो बंगाली माई है अहिरौली गांव में, वे एक तरह से मतलब रियल महिला थी जो बंगाल से किसी ज़माने में उस गांव में आई थी, बक्सर के उस गांव में आई थी, और वहाँ उनका एक तरह से वहीं उनका निधन हुआ। फिर गांव के लोगों ने उनके एक मंदिर बना दिया, फिर मंदिर बना करके उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दिया। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि उसकी वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वेरीफाई करने का मतलब यह भी होता है कि उसकी चर्चा हम कहीं ना कहीं इतिहास में या सांस्कृतिक इतिहास में उसकी चर्चा करें।
आचार्य द्विवेदी भी बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर इस बात की चर्चा करूंगा कि इतिहास को विवेकशील होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तटस्थ और विवेकशील नहीं होंगे तो फिर इतिहास हमेशा बहुत सारे खतरों को लेकर के आता है, चाहे सांस्कृतिक इतिहास हो चाहे राजनीतिक इतिहास हो। और इसीलिए गांव के इतिहास पर भी काम करते हुए हमें बहुत बारीकी के साथ इन चीज़ों के बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि हम लोग बक्सर के को लेकर के जो हम लोग काम करते हैं, ज़ाहिर है कि हमारी किताब जब भारतीय इतिहास वाली किताब, ग्रामीण इतिहास किताब आएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने उसकी थोड़ी सी चर्चा दे रखी है। और एक छोटा सा हम लोग ये निकालते हैं, इतिहास समाचार निकालते हैं, और इस इतिहास समाचार में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि गांव का इतिहास क्या है, या इस तरह से जो हम लोग छोटे छोटे जो कोशिशें करते हैं, तो इसके ज़रिए हम उस इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ देखेंगे कि कोने में हम ग्रामीण इतिहास कार्यशाला करके चीज़ें भी दिखा रहे हैं। तो कई बार हम जो साल भर में इकट्ठा होते हैं गाँव में, तो उसके ज़रिए कुछ मुख्य धारा के इतिहासकार होते हैं, कुछ गांव के लोग होते हैं, दोनों आपस में बैठते हैं, बैठ कर बातचीत करते हैं, फिर उनके बीच से जो सही इतिहास होता है निकल कर के आना शुरू होता है। तो यह भी कहा जा सकता है कि अगर गांव के लोग अलग इतिहास लिखते रहें और जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन अलग इतिहास लिखते रहें, तब तो दोनों दो रास्ते जाते रहेंगे। लेकिन अगर दोनों कभी एक साथ मिलते हैं, दोनों के बीच एक गहरा संवाद होता है, जैसे हम लोग के साथ जो काम हो रहा है उसमें गाँव में रहने वाले लोग भी हैं और फिर जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन, जैसे दीपक कुमार प्रोफेशनल हिस्टोरियन, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, या फिर गांव में लक्ष्मीकांत मुकुल रहते हैं, उन्होंने कोई बहुत व्यवस्थित पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वे उनकी इतिहास की समझ इतनी अच्छी है कि उनके लेखों को पढ़ कर लगता है कि वो आदमी बिल्कुल हमारे सामने इतिहास क्रिएट कर रहा है। श्यामधर तिवारी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री पर काम करते हैं, वो मूर्तियों के बारे में इतिहास में लिखते हैं या मूर्तियों के इतिहास की चर्चा करते हैं। है कि यह मिथकीय इतिहास है, लेकिन ठीक है, हम फिर इतिहास को फिर कई हिस्सों में बांट सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक समन्वित इतिहास आने की जो बात है, और बार बार हम कह सकते हैं कि दोनों तरह के लोग का एक साथ इकट्ठा होना, बैठना बहुत ज़रूरी है। और बिना संवाद धर्मिता के, एक हमारे प्रोफेसर मैनेजर पांडे बार बार कहते हैं कि संवाद धर्मिता बहुत ज़रूरी होती है। दो समुदाय के बीच, दो समूहों के बीच, दो तरह के विचारों के बीच अगर संवाद नहीं होगा तो फिर एक तरह से हमेशा ऐसा ही अधूरा इतिहास लिखा जाते रहेगा। जाहिर है कि इससे पूरे इतिहास के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। मेरठ के इलाके में आज भी काम, वहाँ सुशील भाटी करके एक व्यक्ति हैं जो हमारे समूह से जुड़े हुए हैं, शिमला में SR हरनौट है, वह भी जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे लोग मिल करके केरल, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र के इतिहास पर काम करें। गणपत तेली है, मधुलिका है, ये सब, प्रदीप कुमार है, प्रियंका, ये सब लोग मिल करके हमारे साथ इतिहास को लेकर काम करें। और रश्मि चौधरी या दीपक राय या फिर कुमार नैन, जिस तरीके से ये लोग इतिहास पर आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, तो उसको देख करके लगता है कि बिना संवाद के, गहरा संवाद के आपस में, और फिर से कहा जा सकता है कि मतलब एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, और बिना बैठे इतिहास ठीक से नहीं हो सकता है। जाहिर है कि यह भी ज़रूरी है कि हम अपने क्षेत्र में जाएं, सामग्री उस इलाके में भी पहुंचाई जाए दोबारा, तभी तो जस्टिस होगा कि उस इलाके के लोग जब अपना इतिहास पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हाँ, यह हमारा इतिहास ठीक है या गलत है। तो यह लगातार यह खतरा इतिहास में बना रहता है। और फिर कहते हैं कि मतलब इतिहास जब बनता है तो इतिहास बनने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, इतिहास बनने की बहुत सारी इतिहास के बनने की बहुत सारी चीज़ें होती है। और फिर जो हमारा जो सामाजिक इतिहासकार जो होता है, सामाजिक इतिहासकार के सामने भी संकट होता है मिथकीय इतिहास में, क्योंकि जब वो समाज के बीच जाता है तो संस्कृति वहाँ लगातार हर जगह दिखाई पड़ती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ही गांव में दो मंदिर होंगे, एक रियल व्यक्ति का मंदिर होगा, एक वाकई मिथकीय होगा जिसके बारे में कोई स्रोत हमारे पास नहीं है। तो जो पहला होगा उसका तो आर्काइवल हिस्ट्री हमें कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरा होगा उसके बारे में बहुत दिक्कत होगी। तो फिर दूसरा आपका मिथकीय इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन जिसके बारे में, जिसका नाम हमें पता चल जाए, उसका कहाँ से व्यक्ति आया था, उसका रूट क्या था, उसके प्राइमरी सोर्सेज क्या थे, या उसका पूरा एक आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स क्या थे, जब हमें पता चल जाता है तो फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। विनय भूषण जिस सामाजिक इतिहास और मिथकीय संदर्भ पर बातचीत करने की या उसका उल्लेख करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो जाहिर है कि मिथकीय संदर्भ तो बिल्कुल अलग होते हैं। मिथकीय मिथ होता है और मिथ को भी अलग करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि मिथ का अलग महत्व है। एक लुइस मम्फोर्ड करके इतिहासकार हैं, वो बार बार कहते हैं कि शहर का निर्माण बाजार से होता है, मंडी से होता है, और गांव का इतिहास जो बनता है वो सांस्कृतिक केंद्रों से बनता है। तो इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि सांस्कृतिक केंद्र को भुलाना थोड़ा कठिन काम है। हाँ, यह जरूर है कि सांस्कृतिक केंद्रों का, जिसकी तरफ विनय भूषण जी इशारा कर रहे हैं, रिजवी साहब का बार बार सवाल भी दिखाई दे रहा था, लेकिन जाहिर है कि रिजवी साहब बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने 18वीं सदी के ज़मींदार पर बहुत बड़ा काम किया है। तो लेकिन उनके सवाल भी जो है वो बहुत कठिन सवाल है, मिथ और इतिहास में फ़र्क करना बहुत कठिन है। लेकिन जो मैं लुइस मम्फोर्ड की जो मैं चर्चा कर रहा था कि जब बात करते हैं कि जब गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो संस्कृति उसके केंद्र में होगी, और जब शहर का इतिहास लिखा जाएगा तो मंडी होगी, मंडी मीन्स की बाजार, बाजार मीन्स की इकोनॉमिक्स मीन्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी वहाँ पर होगी। लेकिन गांव में तो संस्कृति होंगे, सांस्कृतिक गतिशीलता होगी, खेती बाड़ी होगा, वहाँ पर फसलों का इतिहास होगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर इतिहासकार तटस्थ है, विवेकशील है, तो फिर वह इतिहास अच्छा लिखेगा। जैसे वंदना राय का एक सवाल आ रहा है कि ग्रामीण इतिहास में किन स्रोतों को लें। जाहिर है कि गांव का इतिहास जब हम लिखें तो किसान हमारा सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स है, खेती बाड़ी हमारा प्राइमरी सोर्स है। किसान किस तरह की खेती बाड़ी करते हैं, किन तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं। कई इलाके में सूत की खेती होती है, कपास की खेती होती है, तो वहाँ से धागों का इतिहास बनना शुरू होगा। और कई बार ये खेती बाड़ी, जैसे कुछ इलाके में कई जगह धान की खेती नहीं होती, कई जगह गेहूं की खेती नहीं होती, कई जगह अरहर की खेती नहीं होती है। तो ये सब भी एक तरह से गांव के इकोनॉमिक हिस्ट्री को एक तरह से समझने में, बनाने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि गांव का जो सामाजिक जो ताना बाना है, जिसे कहा जाता है कि एक बड़ा डिबेट हुआ था, मतलब इस पर हम कभी बाद में अलग से चर्चा करेंगे, कि भारत को समझने के लिए एक समय में लोगों ने इतिहास को, संगीत को, कला को आधार बनाया था, राधा कमल मुखर्जी जैसे इतिहासकारों ने। लेकिन बाद के दिनों में जो दूसरे इतिहासकार आए, एम.एन. श्रीनिवासन या सर पैट्रिक ग्रिट्स जैसे इतिहासकार आए, उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास को समझने के लिए भारत के गांव और एक तरह से मतलब भारत की सामाजिक जातियां और फिर जनजातियां, ये तीनों मिल करके एक तरह से भारत के इतिहास को बनाती है। तो अगर आप ये दोनों को अलग अलग करते हैं और दोनों में फिर प्रवेश करते हैं तो फिर एक अलग तरह का द्वंद्व शुरू होता है। लेकिन मैंने फिर कहा कि कई बार अभी दीपक राय का सवाल आ रहा है, कई बार मिथक भी उच्चतर यथार्थ होते हैं, और लेकिन वह ऐतिहासिक यथार्थ भी होगा क्या। देखिए, कई बार होता है कि अगर समाज, मुझे बार बार लगता है कि इतिहास का आधार स्मृतियाँ होती, मेमोरी होती है। अगर स्मृतियाँ लोगों के जीवन में है और लगता है कि स्मृतियाँ वहीं लंबे समय तक टिकती है जिनका कोई यथार्थ होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कल्पना हम उसी का करते हैं जो वास्तव में होती है जो चीज़ें, लेकिन वह हमारे करीब नहीं होती, हमसे बहुत दूर होती है। इसी तरह से स्मृतियाँ, बहुत सारी स्मृतियाँ हमारे मेमोरी में होती है, लेकिन बहुत सारी स्मृतियाँ बहुत पुरानी होती है। लेकिन यहाँ पर इतिहासकार की विवेकशीलता काम करती है, और फिर यह इतिहासकार पर निर्भर करता है किस तरह से जो हमारे बहुत बड़े बड़े मिथक हैं, वे कई बार, मतलब मुझे बार बार लगता है कि थोड़ा सा मुख्य धारा के इतिहास को समझने में वह मिथकीय यथार्थ भी मदद करते हैं। जैसे अगर गांव नहीं होंगे तो शहर की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, वैसे ही कहा जा सकता है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ होती है उनको खड़ा करने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ भी बगल में लगाई जाती हैं, और वे जो लघु इकाइयाँ होती है बड़े बड़े कारखानों की मदद करती है। ठीक वैसे ही जो शहर होते हैं, जो शहर जहाँ पर आर्काइव्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, आप गौर करेंगे कि जिस मिथकीय यथार्थ की चर्चा हम करते हैं, अगर वही मिथकीय या वही मूर्ति अगर किसी आर्काइव्स का हिस्सा हो जाती है तो फिर वह हमारा एक तरह से इतिहास बन जाता है। बहुत सारे हमारे प्राचीन इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है, जो मूर्ति कला का इतिहास लिखा है, तो उससे इतिहास में उन सारी मूर्तियों की भी चर्चा की है। तो इसीलिए कई बार मुझे लगता है बार बार कि ज़ाहिर है कि इतिहास एक बहुत जटिल विधा भी है, बहुत गहन विधा भी है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा आर्काइव से बाहर निकल करके थोड़ा गांव में जाना चाहिए हमें, और इतिहासकार की जो नए जो इतिहासकार हैं वे थोड़ा सा अपने घरों से बाहर निकलें और बाहर निकल करके एक तरह से गांव में जाएं, गांव में देखें कि वहाँ से क्या उठाने लायक है, इतिहास की क्या चीज़ उठा करके हम इतिहास का हिस्सा बना सकते हैं। ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें इतिहास का हिस्सा नहीं होती है। हाँ, छानबीन करना बहुत, जैसे मैंने कहा कि सामग्री का इकट्ठा करना,
फिर उनका एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि क्या सामग्री इतिहास लेखन का प्राथमिक स्रोत बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी, यह उसी से तय होता है। तो मेरे ख्याल से इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः IITDM के प्रति आभार व्यक्त करूंगा और डॉक्टर गौतम के प्रति भी और उनकी टीम जो है उनके प्रति भी, कि उन्होंने एक तरह से ग्रामीण इतिहास पर या मेरा शहर मेरा इतिहास के बहाने बक्सर के क्षेत्र के इतिहास पर कुछ बात करने का मौका प्रदान किया। और कम से कम गंगा घाटी सभ्यता की चर्चा करके मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि सीताराम उपाध्याय ने उसके बारे में चर्चा की थी, उस पर बातचीत होनी चाहिए और उसके बहुत सारे स्रोत हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखन में भी दिखाई पड़ता है और द्विवेदी जी भी ग्रामीण इतिहास लेखन के लिए बहुत सारे स्रोत हमें देते हैं। तो पुनः आप सबका आभार और इन्हीं कुछ बातों के साथ हम पुनः फिर कभी मिलेंगे, आपसे बातचीत होगी और अपनी बात अब मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप सबका नमस्कार और आभार।